वेदा को सुरेश के घर आए एक दिन हो चुका था और उन्हें अब तक ज्यादा कुछ पता नहीं चला था। बस अब 11 दिन बचे थे और उन्हें जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझाना था। वेदा यूं ही दिन में छत पर टहल रहे थे और सोच रहे थे अब वो क्या करें, जब पीछे से राजन और आर्यन आते हैं। सर, कुछ पता चला? आर्यन ने पूछा, जिस पर वेदा उसकी ओर पलटते हुए कहते हैं, नहीं आर्यन, अब तक कुछ भी पता नहीं चला। कोशिश कर तो रहा हूं कि कुछ पता चले, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर, तुम दोनों को कुछ पता चला? उन्होंने पूछा, जिस पर राजन और आर्यन नाम में सिर हिलाते हैं। वहीं वो छत पर खड़े थे कि उन्हें नल का चलने की आवाज आती है और वो नीचे की ओर झांकते हैं। सुरेश की बुआ नल का चलाकर एक बोतल में पानी भर रही थी और उनकी नजर यहाँ वहां थी। वो ऐसे बर्ताव कर रही थी कि कोई उन्हें देख ना सके। ये थोड़ा सा हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि सुरेश के घर में टैब थी और आरओ भी लगा हुआ था, तो वो नल का क्यों यूज कर रही थी, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। वेदा उस बोतल को गौर से देखते हैं। पानी भरकर बुआ वापस अंदर चली जाती हैं। कुछ देर बाद वो सब नीचे जाते हैं, जहां सुरेश बैठा चाय पी रहा था। आइए वेदा जी, बैठिए, चाय पियेंगे? उसने कहा, जिस पर वेदा चाय पीने से मना करते हैं और उससे उस नलके के बारे में पूछते हैं, जिस पर सुरेश थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है, वो नलका, वो तो बहुत पुराना है, मेरे दादाजी के समय का था, पर अब उसे कोई ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता। वो बस इमरजेंसी के लिए है। और मेरी बुआ नलके से ही पानी पीती हैं। जब भी वो आती हैं तो नलके का इस्तेमाल करती हैं। वेदा थोड़ा सा गंभीर होते हैं। तभी उन्हें पायल की आवाज आती है। वो देखते हैं कि सुरेश की बुआ सुरेश के कमरे की ओर जा रही थी, जहां प्रिया लेटी आराम कर रही थी। उनके हाथ में वही पानी की बोतल थी। वेदा उठते हैं और वो भी प्रिया के कमरे में जाते हैं। प्रिया को बुआ पानी पीने को देती है, उसी बोतल से जिस बोतल में उन्होंने नलके से पानी भरा था। और वेदा को वहीं पर एक अजीब सी गंध भी आ रही थी। ये वही गंध थी जो उन्हें उस रात को भी आई थी। वेदा को बुआ पर कुछ शक होने लगा। पीछे से सुरेश भी आता है। क्या वो वेदा जी, सब ठीक तो है ना? वेदा बस हाँ में जवाब देते हैं और वहां से चले जाते हैं। वो गेस्ट रूम में पहुंचे, जहां पर आर्यन और राजन बैठे हुए थे। राजन, एक काम करोगे? सुरेश की फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ पता करो, और खासकर बुआ के बारे में। राजन कोई सवाल नहीं करता और सीधा सुरेश के पिता के पास जाता है। वहीं वेदा आर्यन को बुआ पर नजर रखने को कहते हैं, क्योंकि अक्सर इन सब चीजों में किसी न किसी अपने का हाथ होता है। सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। शाम के 6 बजते हैं। वेदा हॉल में बैठे बस सोच रहे थे कि वो क्या करें, कि तभी राजन उनके पास आता है और उन्हें इशारा करता है उसके साथ चलने के लिए। राजन वेदा को छत पर लेकर गया। सर, मुझे इनके परिवार के बारे में काफी चीजें पता चली है। सुरेश के पापा ने मुझे काफी कुछ बताया है, जो शायद हमारी कुछ मदद कर सके। सर, सुरेश की बुआ सुरेश के पापा के चाचा की लड़की है। सुरेश की वो रियल बुआ नहीं है। सुरेश की कोई रियल बुआ है ही नहीं। और जो सुरेश के दादा थे, मूलचंद, उनका बस एक ही बेटा था, अमरनाथ, जो है सुरेश के पापा। और मूलचंद के भाई धर्मराज, उनकी एक ही बेटी थी, यानी सुरेश की बुआ। इनके बीच में जमीन को लेकर काफी झगड़ा था, क्योंकि धर्मराज जी का कोई लड़का नहीं था, तो सारी जमीन अमरनाथ को मिल गई धर्मराज की मौत के बाद। हालांकि बुआ ने काफी विरोध किया। उन्होंने कहा कि उन्हें जमीन चाहिए, पर क्योंकि उनकी शादी हो गई थी तो उन्हें जमीन नहीं मिली और सारी की सारी जमीन मिल गई सुरेश की फैमिली को। पर कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो गया। जब से सुरेश का जन्म हुआ, उसकी बुआ उसे खूब प्यार करती थी, उसे खूब मानती थी।
ये कह सकते हैं कि उसे वो अपने बच्चों से भी ज्यादा मानती थी। और जब सुरेश की शादी हुई और प्रिया घर में आई तो प्रिया उनकी सबसे लाडली हो गई। वो उसका खूब ध्यान रखती थी और शायद वो सारी दुश्मनी भुला चुकी है। ये सारी बातें सुनने के बाद वेदा को धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगा। हो ना हो इसमें बुआ का ही हाथ है और वो नहीं चाहती कि सुरेश की संतान आगे बढ़े ताकि ये जमीन किसी के हिस्से में ना आए और वो अपना बदला ले सके। पर अभी केवल ये तर्क वितर्क की बातें थी, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। और अगर बिना सबूत के वो उनके बुआ पर इल्जाम लगाते तो कोई भी उनकी बात को न मानता। पर आखिर वो सबूत कहां से लाए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उतनी देर में भागते हुए आर्यन आता है। सर, जैसा आपने कहा था मैं बुआ का पीछा करता रहा और सर मुझे ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है, क्योंकि बुआ सबसे पहले मार्केट गई। उन्होंने वहां से उड़द की दाल खरीदी, कुछ कपड़े और एक मिट्टी का बड़ा सा घड़ा लिया। फिर वो घर में आई और प्रिया के कमरे में गई। उन्होंने वहां से एक प्रिया की साड़ी ली और उसके बाद वो अपने कमरे में चली गई और अब तक बाहर नहीं आई है। इतना सुन वेदा हड़बड़ाई। लगता है कि बुआ को पता चल गया है कि हम उनके प्लान के बारे में जान चुके हैं, या तो उन्हें शक है कि हम उस औरत को रोक देंगे, इसलिए वो आज की आज कुछ बड़ा करने जा रही है। हमें किसी न किसी तरह उन्हें रोकना होगा। इतनी देर में उन्हें पायल की आवाज सुनाई थी। उन्होंने नीचे की ओर झांका तो बुआ हाथ में एक पोटली लिए कहीं जा रही थी। राजन, तुम मेरे साथ चलो और आर्यन, तुम घर के सभी लोगों को लेकर पीछे पीछे आओ। आज हम इन्हें रंगे हाथ पकड़ेंगे। जल्दी से राजन और वेदा बुआ का पीछा करने लगे। बुआ एक कब्रिस्तान में पहुंची। वेदा और राजन भी छुपते छुपते उनके पीछे पीछे जाते हैं। अब तक रात काफी हो गई थी और वहां पर कोई भी नहीं था। पीछे पीछे आर्यन सुरेश के परिवार को लेकर आता है। वेदा जी, ये सब क्या हो रहा है? सुरेश ने आते ही पूछा। धीरे से बात करिए, मुझे शक है कि इन सब के पीछे आपकी बुआ का हाथ है और शायद उन्हें पता लग गया है कि हम उन्हें रोक देंगे तो वो कुछ बड़ा करने जा रही है। आप बस चुपचाप देखिए। वेदा की ये बात सुनकर सब गंभीर हो गए और छुपकर बुआ को देखने लगे। बुआ ने आसपास नजर घुमाई और वो अपनी पोटली खोलकर बैठ गई। उसमें से उन्होंने वो मटका निकाला। कुछ लकड़ियां भी वो लेकर आई थी। उन्होंने उस लकड़ियों का ढेर लगाया और आग लगा दी। उस आग पर उन्होंने वो मटका रखा, उसमें उड़द की दाल डाली। कुछ मंत्र बतबताते हुए वो दाल को पकाने लगी। ये देखकर सब लोग हैरान हो रहे थे कि तभी उन्होंने प्रिया की साड़ी का थोड़ा सा कपड़ा फाड़ा। उड़द की दाल अब तक पक चुकी थी। उन्होंने उसे निकाला और उसे पीसकर उसका आटा तैयार करने लगी। उस उड़द की दाल को पीसते पीसते उन्होंने उसे एक गुड़िया का आकार दिया और प्रिया के उस कपड़े को उस पर बांध दिया। ये देखकर सब लोग डर गए। प्रिया को कुछ अजीब सा होने लगा। सुरेश, हमें उन्हें रोकना होगा, वो प्रिया पर काला जादू कर रही हैं। इतना बोल वेदा बुआ की ओर भागे। कितनी देर में वो औरत उनके सामने आ गई, जिसके हाथ में वो मरा हुआ बच्चा था और अब सब लोग उस औरत को देख पा रहे थे। उतनी देर में बुआ उठी और बोली, मैं जानती थी तुम मेरा पीछा कर रहे हो, पर मैं मेरा बदला लेकर रहूंगी। अब तक मैंने इसके बच्चे को मारा है, पर आज मैं प्रिया को ही मार दूंगी और खत्म कर दूंगी इनके वंश को। इतना बोल वो अपनी विधि शुरू करती हैं। प्रिया की तबीयत खराब होने लगी। वेदा के सामने वो औरत खड़ी थी जो बस हंसे जा रही थी। तुम्हें क्या लगता है इस एक श्रापित आत्मा से मैं डर जाऊंगा? ऐसी बहुत सी रूहों को मैंने काबू किया है और इसे भी मैं 1 मिनट में काबू कर लूंगा। वेदा ने अपने मंत्र जपने शुरू किए।
और वो औरत तड़पने लगी। उसने बच्चा फेंका। वेदा ने दिया जलाया और वो औरत एक धुएं का रूप लेकर सीधा उस दिए में समा गई। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए। वेदा जल्दी से बुआ की ओर बढ़े कि एकदम से वेदा का किसी ने पैर पकड़ लिया। वेदा ने पीछे की ओर देखा तो वो हैरान हो गए। वो मरा हुआ बच्चा जिसे इस औरत ने गोद में रखा हुआ था, उसने वेदा के पैरों को पकड़ रखा था और वो रोए जा रहा था। वेदा ये देखकर एकदम से डर गए कि ये कैसे हो सकता है कि तभी एकदम से वेदा की आंखें बड़ी हो गई और उन्हें सब कुछ समझ आ गया। उस बच्चे को गिराने में उस औरत का हाथ नहीं बल्कि इस बच्चे का हाथ था। वो औरत तो एक रूह थी जो बस इस बच्चे को लेकर घूम रही थी और ये बच्चा शायद एक कच्चा कलवा था और वो रूह इसके कब्जे में थी। अब वेदा को डर लगने लगा क्योंकि कच्चा कलवा को हराना काफी मुश्किल काम है और वहीं पर बुआ अपनी विधि करने में लगी हुई थी। प्रिया की तबीयत खराब होने लगी। वेदा अब क्या करें कैसे करें उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर उन्हें किसी न किसी तरह प्रिया को बचाना था और उस कच्चा कलवा को हराकर इसे मुक्त भी कराना था।